नमस्कार। साई क्लासेस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जैसा कि अपन ने लास्ट क्लास में स्टार्ट करी थी सीरीज़ मध्यकाल की, वहाँ हमने मध्यकाल का एक ओवरव्यू लिया था। तो आज मैं एक बार फिर आपके सामने पेश हूँ मध्यकाल के उसी लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए, जहाँ हमने एक लेक्चर में मध्यकाल का ओवरव्यू लिया था। आज ही हम बात करेंगे टॉपिक वाइज की। वहाँ हमने सारे टॉपिक्स देख लिए थे कि हमें क्या क्या पढ़ना रहता है लाइन से, कहाँ से हमारा मध्यकाल का पोर्शन स्टार्ट होता है। अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे टॉपिक वाइज मध्यकाल से रिलेटेड सारी चीज़ें, कि किस तरफ से इस्लाम का उदय हुआ, आगे अरबों का आक्रमण हुआ, फिर तुर्क आए, फिर मोहम्मद गोरी, मोहम्मद गजनी, ये सब पोर्शन हम यहाँ से आप कवर करेंगे। पूर्व मध्यकाल मैंने आपको बताया था मध्यकाल में दो कैटेगरी है, पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल। तो पूर्व मध्यकाल के संदर्भ में हम ये सब टॉपिक पढ़ रहे हैं जब भारत में राजपूतों का शासन था हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद। तो उस समय भारत पर जो आक्रमण हो रहे थे, ठीक है। तो आइए हम ये क्लास शुरू करते हैं। मेरा नाम है ऋषभ गुप्ता। तो जहाँ हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वहाँ हम सबसे पहले हम देखेंगे कि इस्लाम का उदय, ठीक है। हर्षवर्धन की अगर मैं बात करूँ तो हर्ष का जो शासनकाल था 606 से लेकर 606 से उसका शासन स्टार्ट था, आप ऐसा समझिए, ठीक है। जब हर्षवर्धन का शासन चल रहा था तो इस्लाम धर्म का उदय हो रहा था, ठीक है। मतलब इस्लाम धर्म का उदय भारत में उस समय पूछा जाता है कि इस्लाम धर्म के उदय के समय भारत में शासक कौन था। हर्षवर्धन यहाँ का शासक था। तो अगर मैं आपसे बात करूँ इस्लाम के अर्थ की बात करूँ, इस्लाम का अर्थ क्या होता है? समर्पण या आत्मसमर्पण ईश्वर के प्रति। दूसरी अगर मैं आपसे बात करूँ तो जो इनके अनुयायी होते हैं इनको हम क्या बोला जाता है? मुस्लिम बोला जाता है, ठीक है। एक हम ओवरव्यू जान रहे हैं इस्लाम के उदय की। ये किस में बिलीव करते हैं? मोनोथिज्म में। मोनोथिज्म मतलब एकेश्वरवाद। जहाँ भी वर्ड आ जाए मोनो, वहाँ पर मतलब क्या होता है? एक होता है। तो कब उदय हुआ? 7वीं सदी में। मैंने आपसे बताया था 7वीं सदी 600 से लेकर 700 AD का जो टाइम पीरियड था वो कौन सा है आपका? 7th सेंचुरी टाइम पीरियड है, ठीक है। अरब प्रायद्वीप, अरब प्रायद्वीप मतलब आज का सऊदी अरब में, ठीक है। कहाँ पर उदय हुआ इस्लाम का? मक्का में हुआ। अगर मैं आपसे बात करूँ इसका संस्थापक पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब को माना जाता है, और यही क्या थे? अंतिम पैगंबर भी थे। तो इस्लाम के उदय को लेकर जो कुछ चीज़ें मैंने बात करी कि 606 से 647 के टाइम पीरियड के समय हर्षवर्धन का टाइम पीरियड था। हर्षवर्धन का जब टाइम पीरियड था भारत में तो उस समय इस्लाम का उदय हुआ था। इस्लाम का उदय सऊदी अरब, वर्तमान सऊदी अरब के मक्का में हुआ था, ठीक है। तो संस्थापक कौन थे? पैगंबर हजरत मोहम्मद थे। उस समय वहाँ का दृष्टिकोण की अगर हम बात करें तो वहाँ पर धार्मिक और सामाजिक रूप से क्या अव्यवस्था थी? मैं बात कर रहा हूँ उस समय जहाँ पर इस्लाम का उदय हुआ वहाँ पे व्यवस्था कैसी थी? तो सामाजिक और धार्मिक रूप से क्या था? अव्यवस्था थी। दूसरी अगर हम बात करें तो बहुदेववाद का प्रचलन था। इस्लाम एकेश्वरवाद को मानता है लेकिन उसके पहले बहुदेववाद चलता था। वहाँ पर आज भी काबा में कई देवी देवताओं की मूर्तियाँ मिलती हैं। आपने अगर नाम सुना हो काबा का। तो जातीय भेदभाव, कबीले झगड़े, नैतिक पतन, ये सब चीज़ें भी व्याप्त था। स्त्रियों की स्थिति अत्यंत दयनीय थी, है ना। व्यापारिक और राजनीतिक रूप से मक्का की इम्पोर्टेंस थी। कुल मिला के यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि मक्का में काफ़ी अव्यवस्था थी, स्त्रियों की स्थिति अच्छी नहीं थी, बहुदेववाद का प्रचलन था, काफ़ी सारे देवताओं को पूजा जाता था, और राजनीतिक रूप से मक्का का एक इम्पोर्टेंट सेंटर था। इम्पोर्टेंट सेंटर या मक्का एक इम्पोर्टेंट साइट थी। अगर मैं आपसे बात करूँ नेक्स्ट, ये मैप है जहाँ पर मैं अगर बात करूँ आपसे सऊदी अरब का, ये मक्का, ठीक है। मदीना, यहाँ पर एक कैपिटल सऊदी अरब की रियाद, ये अभी जो बहुत न्यूज़ में था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ठीक है। ये ईरान आ जाता है यहाँ पर क्या आ जाता है? ईरान, और ये आ जाएगा आपका सऊदी अरब, ठीक है। सऊदी अरब जिसकी राजधानी क्या है? रियाद है। वहाँ पर मक्का की लोकेशन ये है और आपकी मदीना की लोकेशन ये है। ये ईरान और ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जिसे ईरान ने भी हाल ही में बोला था ब्लॉकेड लगाने की बात करी गई थी। फिर अगर मैं बात करूँ, हम समझते हैं कि पैगंबर मोहम्मद के बारे में एक जीवन परिचय समझते हैं, उनका एक बेसिक चीज़, बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में उनका, कि उनका जीवन कैसा रहा था। तो 570 में उनका जन्म होता है, कहाँ पर? मक्का में, और उनके कबीले का नाम कई बार पूछ लिया जाता है, कुरैश कबीले से संबंधित है। फिर पिता का नाम अब्दुल्ला था उनका, और माता का नाम अमीना था, ठीक है। बचपन में मतलब उनके जन्म से पहले उनके पिता की डेथ हो जाती है, और जब वो 6 वर्ष की आयु में पहुँचते हैं तो उनकी माता की भी डेथ हो जाती है। तो यहाँ पर उनका जो पालन पोषण करा था उनके दादा ने करा था, और उसके बाद उनके चाचा अबू तालिब ने उनका पालन पोषण करा था। जब दादा का निधन हो जाता है तो उसके बाद
उनका पालन पोषण उनके चाचा के द्वारा किया गया था। ठीक है, व्यापार के सिलसिले में वो सीरिया और अन्य स्थानों की यात्राएं करते थे। मैं बात कर रहा हूँ पैगंबर साहब की, तो अपनी ईमानदारी और सादगी के लिए उन्हें अल आमीन की उपाधि दी गई थी। ठीक है, अल आमीन के नाम से जाने जाते थे। फिर उन्होंने जो विवाह करा था, उनका विवाह हुआ था 25 वर्ष की आयु में खदीजा से हुआ था। हम एक जीवन परिचय देख रहे हैं, एक ओवरव्यू देख रहे हैं पैगंबर मोहम्मद साहब के बारे में। फिर अगर मैं बात करूँ, उनको जो ज्ञान प्राप्त हुआ था 40 वर्ष की एज में हुआ था, यहाँ पर 610 AD में, 610 AD में। कहाँ पर? हीरा नामक गुफा में। ठीक है, हीरा गुफा या हेरा गुफा बोलते हैं। ठीक है, और उनका जो संदेश उन्होंने जो दिया था वही कहलाता है, वही या वह भी बोलते हैं इसको, वही मतलब होता है संदेश। ठीक है, और यहीं से मानी जाती है इस्लाम धर्म की नींव। थोड़ा सा बैकग्राउंड समझ रहे अपन कि इस्लाम का उदय आपको समझना क्यों ज़रूरी है, तब आपको समझ में आएगा कि मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर हमला क्यों करा। मोहम्मद बिन कासिम का भारत पर हमला क्या किस दृष्टिकोण को लेकर था, इस्लाम के उदय एक पृष्ठभूमि के आधार पर आपको समझना पड़ेगा। क्वेश्चंस आए नहीं आए वो अलग बात होती है, लेकिन आपको एक पृष्ठभूमि के आधार पर इसको समझना बहुत ज़रूरी होता है। मक्का में उन्होंने एकेश्वरवाद का प्रचार करा। ठीक है, और जहाँ पर कुरैश कबीले और ये जो सब लोग थे बहुदेववाद वाले, इन्होंने इनका विरोध करा। मतलब इन्होंने बताया कि भगवान एक ही, ईश्वर एक ही। ठीक है, लेकिन कुरैश कबीले और बहुदेववादी इन्होंने क्या करा, इस चीज़ का विरोध करा। मदीना में हिजरत, ये बात मैंने आपसे करी कि मक्का से मदीना की ओर प्रस्थान करने को क्या बोला गया, हिजरत बोला गया। और यहीं से माना जाता है इस्लामिक कैलेंडर की शुरुआत हुई। और इस्लामिक कैलेंडर की जो शुरुआत करने वाले कौन थे? खलीफा उमर के द्वारा शुरू किया गया था। ये बात ध्यान रखना। तो मक्का से मदीना की यात्रा इंपॉर्टेंट हो जाती है, और 622 AD सन इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहीं से क्या शुरू होता है? हिजरी सन, इस्लामिक कैलेंडर हम जिसको बोलते हैं। फिर अगर मैं नेक्स्ट आपसे बात करूँ, तो मक्का की विजय 630 AD में इन्होंने क्या करा, मक्का को विजित कर लिया। फिर उसके बाद इन्होंने अंतिम उपदेश 632 में दिया, और उसी समय उनकी क्या हो जाती है, मदीना में निधन हो जाती है। ठीक है, मक्का को जीता और मदीना में उनका निधन हुआ। यहाँ तक हमने एक ओवरव्यू की बात करी, किसके बारे में? पैगंबर हज़रत मोहम्मद के बारे में। क्वेश्चंस यहाँ से जनरली नहीं आते, एक हिजरी 7 पर क्वेश्चन आ सकता है। कई बार ये टर्म्स आ जाते हैं, जैसे कुरान और हदीस क्या होते हैं। जैसे कुरान क्या है, इस्लाम का एक पवित्र ग्रंथ है, जहाँ पर क्या है, आदेश दिए गए, अल्लाह के आदेश को कंपोजिट किया गया है। जिस तरीके से गीता है, वैसे एक पवित्र ग्रंथ कौन सा है? कुरान है। और फिर अगर मैं बात करूँ हदीस, हदीस क्या होता है, तो पैगंबर साहब ने अपने जीवन काल में जो भी कथन बोले उनको हदीस में संकलित किया गया है। जैसे बुद्ध धर्म के जो इंपॉर्टेंट कंपोजिशंस है उसको हम त्रिपिटक बोल देते हैं। ठीक है, महात्मा बुद्ध के द्वारा जो अपनी बातें बताई गई, उनका जो कंपोजिशन किया गया वो त्रिपिटक में संग्रहित किया गया। वैसे ही इस्लाम धर्म में हदीस में उनके कथनों और कार्यों का संग्रह किया गया है। किसमें? तो हदीस अलग है और कुरान अलग है, ये बात ध्यान रखना। फिर हम बात करें आगे, इस्लाम के कुछ 5 पिलर्स उन्होंने बताए थे। जैसे उन्होंने बताया था कि शहादा के बारे में, सलात, दिन में 5 बार नमाज पढ़ना, ज़कात, ज़कात आगे आपको ज़कात कर भी देखने को मिलेगा, टर्म्स यहीं से आते हैं सारे। फिर उसके बाद रमज़ान में उपवास रखना और हज यात्रा करना। ये 5 इंपॉर्टेंट पिलर्स हो सकते हैं। किसी भी चीज़ के स्तंभ होते हैं, किसी भी धर्म के रिलेटेड, जैसे हिंदू धर्म के कुछ पवित्र स्तंभ हो सकते हैं, बौद्ध धर्म से रिलेटेड कुछ पवित्र स्तंभ, जैसे बुद्ध धम्म संघ। ठीक है, ये त्रिरत्न की जो अवधारणा थी आपको बौद्ध धर्म में देखने को मिल जाएगी। ऐसे ही इस्लाम के 5 पिलर्स हैं। अब यहाँ पर एक जो चीज़ हमको जो समझना है, खलीफा, क्योंकि आगे जब मैं आपको मुगल काल या फिर दिल्ली सल्तनत पढ़ाऊँगा तो वहाँ ये बार बार शब्द आएगा खलीफा। तो खलीफा का क्यों हम यहीं पर समझ के इसको एंड कर देते हैं। तो खलीफा एक अरबी भाषा का शब्द है। ठीक है, सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि कौन सी भाषा का शब्द है, अरबी भाषा का शब्द है। और इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है उत्तराधिकारी। यहाँ पर हम बात करें उत्तराधिकारी, सक्सेशन की बात कर रहे हैं। तो अरबी भाषा के शब्द से बना हुआ है कौन सा वर्ड? खलीफा। और खलीफा का अर्थ क्या होता है? उत्तराधिकारी होता है। पैगंबर की मृत्यु के बाद खलीफा पद को लेकर इस्लाम धर्म में क्या हो गया? विभाजन हो गया। ठीक है, जो इस्लाम धर्म में आज पहला विभाजन जो देखने को मिलता है पैगंबर की मृत्यु के बाद, वो आपको सबसे पहला विभाजन कहाँ से देखने को मिलता है? उनके डेथ के बाद मिलता है। ठीक है, तो 2 गुट बन गए थे, एक था सुन्नी गुट और एक था सिया गुट। सिया और सुन्नी के बीच की लड़ाई जो आज भी देखने को मिल रही है हमें। ठीक है, मिडिल ईस्ट जो आपको रीजन दिख रहा है, ईरान, ईरान एक सिया देश है, और जो उसके आसपास के जितने भी गल्फ कंट्रीज़ वगैरह है वो कैसे? सुन्नी कंट्रीज़ है। तो सिया और सुन्नी के बीच की जो लड़ाई आज भी देखने को मिल रही है वो कहीं ना कहीं उस समय से शुरू हुई थी, पैगंबर की मृत्यु के बाद से। तो अगर मैं आपसे बात करूं, सुन्नी लोग जो क्या करते थे, जो पैगंबर के कथनों में विश्वास रखते थे, और उनका मानना क्या था कि पैगंबर के अनुयायी क्या है? खलीफा पद को धारण कर सकते हैं।
ठीक है, मतलब जो भी पैगंबर के आदर्शों को फॉलोअर कर रहा है उन्हीं में से कोई आगे खलीफा बनेगा, ये किसका मानना था? सुन्नी लोगों का मानना था। और शिया लोगों को क्या मानना था कि ऐसा नहीं है, कोई भी जो पैगंबर के परिवार का सदस्य है वही आगे क्या बन सकता है? खलीफा बन सकता है। बस यहीं से मत का डिवीज़न हुआ और यहीं से वो दो अलग अलग गुटों में बन गए और उन्होंने अपने अपने क्या बना लिए? पैगंबर खलीफा बना लिए। और जैसे पहले थे अबू बकर, कौन मानते थे ये लोग? सुन्नी लोग मानते थे अबू बकर को पहले खलीफा। और दूसरे थे कौन? सिया लोग जो मानते हैं वो किसके? दामाद अली को मानते हैं। ये पैगंबर के दामाद थे अली, ठीक है। तो अली को तो खलीफा कौन मानते? सुन्नी भी मानते, लेकिन ये पहले खलीफा नहीं मानते, चौथे खलीफा मानते, ठीक है। जैसे अबू बकर, उस्मान, फिर उसके बाद तीन प्रमुख चार खलीफा आते हैं, उसमें अली जो आते हैं चौथे नंबर पर आते हैं यहाँ पर। लेकिन सिया जो मानते हैं वो कौन सा खलीफा मानते हैं? वो अली को मानते हैं, ठीक है, पहले खलीफा। क्लियर है? तो आई होप खलीफा का आपको चीज़ क्लियर होगी कि ये चीज़ कहाँ से। तो पैगंबर के उत्तराधिकारी क्या है? खलीफा है। आगे चलकर ये क्या हो गया? एक राजनीतिक और धार्मिक इंपॉर्टेंट पोस्ट हो गई। आगे चलते हैं, अपन देखते हैं अरबों के आक्रमण देखते हैं, ठीक है। अब अपन आते हैं मेन अपने टॉपिक पर आते हैं। अभी तक तो मैंने आपसे बात करी सिर्फ एक बैकग्राउंड की, पृष्ठभूमि की। वहाँ से ज़्यादा चीज़ें आने की संभावना कम रहती है। जहाँ से जो हमारा मध्यकाल स्टार्ट होता है वो हम कह सकते हैं अरबों के आक्रमण से स्टार्ट होता है। तो अरबों के आक्रमण की अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था वहाँ भी कि कोई भी चीज़ की जानकारी है तो उस जानकारी का आपको स्रोत पता होना चाहिए, ठीक है, कि इसका सोर्स क्या है। भाई आपने कहा तो सर ये अरबों का आक्रमण हुआ कब हुआ? 712 में हुआ, लेकिन उसका सोर्स क्या है भाई? सोर्स तो बताओ। तो एक किताब है चचनामा, ठीक है। चचनामा किताब है, वैसे कोई सी बुकों में लिखा हुआ है कि इसे अली अहमद करके एक व्यक्ति ने लिखी थी, लेकिन कई किताबें लिखती है इसको अज्ञात। जहाँ जो ऑफिशियल सोर्स हमें देखने को मिलते हैं कि ये मोहम्मद बिन कासिम का कोई एक सैनिक था, उसके द्वारा लिखी गई थी चचनामा किताब, ठीक है। तो ये चचनामा किताब इंपॉर्टेंट मानी जाती है। इसी से हमको जानकारी मिलती है अरबों की सिंध विजय की, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है कि इसका फारसी में अनुवाद किसने करा था? अबू बकर कूफी ने करा था। और अंग्रेजी में अनुवाद किसने करा था? यूएम दाऊद पोटा ने करा था, ठीक है। ये कब करा गया था? नसरुद्दीन कुबाचा के समय किया गया था, ठीक है। नसीरुद्दीन कुबाचा के समय। ये कौन था ये व्यक्ति अपन आगे देखेंगे जब दिल्ली सल्तनत पढ़ेंगे। गोरी के सब सेनापति लोग थे ये। तो उस समय इसका फारसी में अनुवाद हुआ था। वैसे ये किस भाषा में थी? अरबी भाषा में थी, ठीक है। तो चचनामा कौन सी भाषा में? अरबी भाषा में। क्या जानकारी मिलती है अरबों की सिंध विजय के बारे में? फारसी भाषा में किसने लिखी? अबू बकर ने लिखी। और अंग्रेजी अनुवाद किसने करा था? यूएम दाऊद पोटा ने करा था। फिर एक और किताब है, एक किताब फुतुहुल बल्दान, ये बिलादरी ने लिखी है। इससे भी हमें सिंध पर अरब आक्रमण की जानकारी मिलती है। फिर एक और किताब है तारीख सिंध, ये किसने लिखी? मीर मोहम्मद मासूम ने लिखी थी, है ना। यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि अरबों की सिंध विजय से अकबर की सिंध विजय, अकबर ने भी सिंध को जीता था, ठीक है। अकबर के द्वारा भी सिंध को जीता गया था। तो एक तो कनिष्क के पास था सिंध, ठीक है। कनिष्क ने भी प्राचीन इतिहास में जीता था और अकबर ने भी सिंध की विजय करी थी, ठीक है। तो तारीख सिंध की बात करें तो ये किताब मीर मोहम्मद मासूम के द्वारा लिखी गई थी। किसके समय? अकबर के समय ही लिखी गई थी, ठीक है। तो ये मीर मोहम्मद मासूम किसके समय था? अकबर के दरबार में था। तो जानकारी के लिए जो किताबें हैं, जो सोर्स है, इससे अरबों के आक्रमण की हमें जानकारी मिलती है। फिर अगर मैं आपसे बात करूँ कुछ पृष्ठभूमि की, वापस से हम बात करते हैं कि भाई ये कौन थे। तो उस समय जो थे खलीफा वालिद थे, ठीक है। मैंने आपको बताया कि खलीफा आगे चलकर एक इम्पॉर्टेंट पोस्ट बन गया, ठीक है। पहले खलीफा हमने देखा अबू बकर थे। जब हम 712 AD में आते हैं तो उस समय खलीफा कौन थे? वालिद थे। और जहाँ से वो शासन करते थे वो इराक था, इराक एरिया था। और वहाँ का जो गवर्नर था वो कौन था? अल हजाज था। मतलब कह सकते हैं वालिद का जो गवर्नर था वो कौन था? अल हजाज था। और उसी के दो सेनापति थे, एक का नाम था उबैदुल्लाह और एक वर्दुल। इन्होंने 711 AD, ठीक है, कब? 711 AD में क्या करा? अरब पर आक्रमण। 711 AD में इनका आक्रमण होता है। कहाँ पर आक्रमण होता है? सिंध पर, ठीक है। सिंध पर आक्रमण करते हैं ये, लेकिन ये कुछ खास इनको सफलता नहीं मिलती है। और उस समय जो राजा रहता है दाहिर, दाहिर इनको क्या करता है? ठीक है, उस समय जो शासक रहता है जिसका नाम क्या रहता है? दाहिर। दाहिर के द्वारा इनकी क्या होती है? पराजय होती है। असफल करने में कौन कामयाब होता है? ठीक है, दाहिर की क्या होती है? जीत होती है। क्लियर है बात? फिर उसके बाद अगर अपन देखा तो सफल होने वाला व्यक्ति कौन था? वो कौन था? मोहम्मद बिन कासिम था, जिसने सिंध के आक्रमण को सफल करा और प्रथम मुस्लिम आक्रमण, ठीक है। देखो ऐसा नहीं है कि अरब पहली बार भारत में आए, है ना। अरब लोग पहले से भारत में थे, ठीक है, लेकिन वो कहाँ थे? वो केरल वाले एरिया में थे,
ठीक है, ये जैसे केरल एरिया है, भारत का नीचे का मैप है, तो केरल के साथ वो क्या कर रहे थे, यहाँ पर व्यापारिक संबंध थे। अभी तक ऐसा कुछ साम्राज्य स्थापित करना, धन दौलत लूटना, ये सब उद्देश्य नहीं था। यहाँ से वो सिर्फ उनके व्यापारिक संबंध थे। ठीक है, तो केरल में आज अपन देखा जाए तो भारत की जो पहली मस्जिद है, भारत की पहली मस्जिद आपको केरल में ही मिलेगी। ठीक है, उसका नाम क्या है, चेरामन जुमा मस्जिद। ये भारत की पहली मस्जिद है ना। दिल्ली सल्तनत की पहली मस्जिद तो कुव्वतुल इस्लाम है, लेकिन अरब लोग पहले से भारत में व्यापार कर रहे थे केरल के मालाबार तट पर। तो वहाँ जो मस्जिद देखने को मिलती है वो कौन सी है, चेरामुन जुमा मस्जिद है। तो इसी को हम भारत की पहली मस्जिद भी बोलते हैं। ठीक है, तो इनके ऑलरेडी व्यापारिक संबंध तो थे केरल के, केरल के साथ। ठीक है, वहाँ पर व्यापार कर रहे थे, लेकिन इनका जो आक्रमण हुआ वो कहाँ पर हुआ, सिंध में हुआ। और उस समय शासक कौन था, राजा दाहिर था। कौन सा वंश था, तो ब्राह्मण वंश था। ठीक है, और इन्हीं के जो पिता थे वो चच थे। ठीक है, और चच से ही क्या लिखी गई, चचनामा लिखी गई है। ठीक है, तो क्या कारण थे कि मोहम्मद बिन कासिम को आक्रमण करने के, तो पहला तो देखो उस समय इस्लाम धर्म बना ही था, तो ये उसको ज़्यादा से ज़्यादा फैलाना चाहते थे, तो उसका प्रचार प्रसार तो करना ही था। फिर किसी भी चीज़ का प्रचार प्रसार करने के लिए पैसा तो चाहिए, तो पैसा मतलब धन दौलत का लूटना। और जो तीसरी जो इनकी थी व्यापारिक महत्ता, सिंध की व्यापारिक महत्ता। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट बंदरगाह आता है, इसका नाम है देवल बंदरगाह। आगे अगर अभी देखेंगे अपन देवल बंदरगाह की इंपॉर्टेंस क्या थी। फिर उस समय का जो तात्कालिक कारण हमको देखने को मिलता है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक्चुअल में क्या होता है कि अल हजाज का एक जहाज़ था, वो कहाँ गया था, श्रीलंका गया था, और श्रीलंका से कुछ इंपॉर्टेंट वस्तुएं लेकर आ रहा था, दास दासियों को लेकर आ रहा था, और इसको सिंध के बंदरगाह देवल में लूट लिया गया था। ठीक है, इराक वापस जा रहा था ये, तो उसको रास्ते में क्या कर लिया गया था, देवल के वहाँ पर समुद्री लुटेरों द्वारा लूट लिया गया था। और यही घटना बनी तात्कालिक कारण। अल हजाज ने कहा कि भाई दाहिर हमको इसका क्या दे, हरजाना दे, क्षतिपूर्ति दे। दाहिर ने इसको अस्वीकार कर दिया, और यही घटना रही जब अल हजाज ने अपने सेनापति मोहम्मद बिन कासिम को भेजा। तो अगर अपन बात करें तो मोहम्मद बिन कासिम का जो आक्रमण जो सफल रहे, उसमें अगर बात करें तो सबसे पहला अभियान देवल या देबुल का अभियान। ठीक है, कौन से रास्ते से आया था, मोहम्मद बिन कासिम मकरान के रास्ते से आया था। ठीक है, उत्तर पश्चिम वाला सब एरिया है ये, सिंध वाला। सिंध आज देखा जाए तो वर्तमान में कहाँ पर आता है, पाकिस्तान में आता है। पहला प्रमुख किला इन्होंने यहाँ पर जीता। ठीक है, ब्राह्मणों ने मदद करी, किसकी, मोहम्मद बिन कासिम की। कुछ ब्राह्मणों का गुट था जो दाहिर से नाराज़ था, वो मोहम्मद बिन कासिम से जाकर मिल लिया। ठीक है, कौन से दो हथियार जो प्रमुख लेकर आया था, ये इंपॉर्टेंट है, नाफ्ता और मंजनी नामक दो प्रमुख हथियार थे। नाफ्ता जो था वो आग के गोले बरसाने वाला हथियार था, और मंजनिक था वो जो पत्थर फेंकने का अस्त्र था। ठीक है, ये को साथ में कौन लेकर आया था, मोहम्मद बिन कासिम अपने साथ में लेकर आया था, और देवल को इसमें जीता। फिर उसके बाद देवल के बाद एक निरोन अभियान होता है, जहाँ पर बौद्ध भिक्षुओं ने अधीनता स्वीकार कर ली। फिर उसके बाद एक सिस्तान या सहवान का अभियान, जिसमें दाहिर का चचेरा भाई था माजरा, वो अधीनता स्वीकार करता है। फिर रावर का अभियान। ठीक है, रावर का युद्ध इंपॉर्टेंट होता है, सबसे जो महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट जो रहता है अभियान, वो रावर का युद्ध है। ठीक है, इसी युद्ध में कौन होता है, आपका दाहिर मारा जाता है, और दाहिर के बाद उसकी विधवा रानी बाई किले को रक्षा करती है, लेकिन वो भी अपना प्राण त्याग देती है जौहर के द्वारा। ठीक है, रक्षा करती है, लेकिन मोहम्मद बिन कासिम की सेना मजबूत रहती है, इस वजह से रानी बाई को क्या करना पड़ता है, जौहर करना पड़ता है। फिर ब्राह्मणाबाद का अभियान। ठीक है, जयसिंह यहाँ पर पराजित होता है, ये दाहिर का पुत्र रहता है। फिर आलोर का अभियान। आलोर के अभियान की बात करूँ तो आलोर क्या थी, इनकी राजधानी थी सिंध। देखो सिंध का राजा कौन, दाहिर। दाहिर कौन से वंश का था, ब्राह्मण वंश का था। इसके पहले वहाँ पर एक वंश था, उसका नाम क्या था, शूद्र वंश का शासक था वहाँ पर। ठीक है, राय वंश था वहाँ पर, तो राय वंश का शासक शूद्र था, शूद्र लोग थे वो। हिंसांग ने बताया ये वाली बात, हर्षवर्धन के समय की बात है। हर्षवर्धन ने भी सिंध को जीता था, लेकिन जब हर्षवर्धन की मृत्यु हुई तो उसके बाद सिंध अपने आप को स्वतंत्र कर देता है। तो आलोर का अभियान, आलोर इनकी राजधानी थी, किसकी, सिंध की। राजा दाहिर की जो राजधानी थी आलोर थी। तो आलोर को भी किसने जीत लिया, आपके मोहम्मद बिन कासिम ने जीत लिया। और जो अंतिम अभियान रहता है 713 AD में मोहम्मद बिन कासिम का रहता है। कौन सा अभियान रहता है ये, 713 AD में अंतिम अभियान, मुल्तान को। मुल्तान को वो एक चीज़ बोलते थे, स्वर्ण नगरी बोलते थे। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना, स्वर्ण नगरी के नाम से किसे जाना जाता है। ठीक है, स्वर्ण नगरी के नाम से किसे जाना जाता है, मुल्तान को जाना जाता है। तो ये प्रमुख किसके हो गए, मोहम्मद बिन कासिम के आपके अभियान हो गए। फिर आगे चलते, ठीक है, आगे चलते और देखते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम का जो आक्रमण था उसके द्वारा भारत पर क्या प्रभाव पड़े, या अरब आक्रमण के क्या प्रभाव पड़े।
ठीक है, देखो उनका पहला उद्देश्य क्या था, पहला उद्देश्य क्या था कि इस्लाम धर्म का प्रचार करना। तो इस्लाम का आगमन तो हुआ ही, और एक नई चीज़ क्या हुई, खजूर की खेती भारत में प्रारंभ हुई। ठीक है, अपने साथ खजूर, आज आप देखते होंगे तो ईरान इराक की प्रमुख फसल है खजूर। ठीक है, तो खजूर की खेती जो आज भारत में देखने को मिलती है वो किन के कारण से देखने को मिलती है, अरबों के आक्रमण के कारण ही देखने मिलती है। फिर अगली जो चीज़ होती है वो कौन सी आपकी, ऊँट पालन, ऊँट पालन प्रारंभ हुआ, अरब लोगों के द्वारा ऊँट पालन प्रारंभ हुआ था, तो उसके भारत में भी वो चीज़ आगे कंटिन्यू हुई। फिर दिरहम, दिरहम मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, दिरहम क्या था, एक सिक्का। ठीक है, तो सिक्के का प्रचलन शुरू हो गया था, मतलब यहाँ आते आते अब सिक्के का प्रचलन प्रारंभ हो गया अभी तक। फिर सिंधु नदी के तट पर इन्होंने एक शहर बसाया था जिसका नाम था महफूजा। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं मंसूरा। महफूजा या मंसूरा दो इंपॉर्टेंट सिटीज़ इनके द्वारा बसाई गई थी, है ना, सिंधु नदी के तट पर थे। मैंने आपको इस बताया कि इससे पहले 700 ये बसाया गया था मंसूरा 731 AD में, है ना, और 713 AD में इन्होंने मुल्तान को जीता था, और मुल्तान को क्या बोलते थे, स्वर्ण नगरी, क्योंकि वहाँ से इन्हें बहुत ज़्यादा धन प्राप्त हुआ था। जजिया कर मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, जजिया कर क्या होता था, ये लगाया जाता था नॉन मुस्लिम्स पर। ठीक है, या फिर हम इसको कह सकते हैं जो गैर हिंदू है। ठीक है, गैर हिंदुओं पर लगाया जाने वाला कर कौन सा है, गैर हिंदुओं पर जो कर लगाया जाता है वो कौन सा है, जजिया कर है। तो जजिया कर की पहली बार जो शुरुआत हुई वो किसके द्वारा की गई, मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा। कहाँ पर की गई, सिंध में। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर उसके बाद भारतीय संस्कृत ग्रंथों का अरबी में अनुवाद हुआ, जैसे ब्रह्म सिद्धांत। ठीक है, ये किताब है, ब्रह्म स्फुट सिद्धांत भी बोल देते हैं हम इसको। ये किस पर किताब है, ये गणित पर किताब है। और एक खंड खाद्य ये किताब है, ये किस पर किताब है, ये ज्योतिष पर किताब है, एस्ट्रोलॉजी पर। ठीक है, ये दो किताबें, ये जब भारत की किताब है, ये कहाँ गई, अरब में गई। और अरब में इसकी जब ये किताबें गई, संस्कृत भाषा की किताबें, इनका अरबी में अनुवाद हुआ। ठीक है, अरबी में अनुवाद करा, किसने करा, अल फजारी ने करा। किसके समय, उस समय खलीफा मंसूर थे। मतलब आगे चलकर संस्कृत का ज्ञान अरबी में ट्रांसलेट हुआ। इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ हुई। पंचतंत्र, एक आपने इंपॉर्टेंट किताब सुनी होगी विष्णु शर्मा की। ठीक है, इसका किस नाम से अनुवाद हुआ, कलीला और दिमना के नाम से। हाँ, पंचतंत्र एक इंपॉर्टेंट किताब है, विष्णु शर्मा के द्वारा लिखी गई थी। तो ये सब प्रमुख किताबें हैं जिनका किस में हुआ था, अरबी भाषा में अनुवाद हुआ था। मतलब बहुत सारी किताबें, इसके अलावा भी कई सारे ट्रांसलेशन किस में हुए थे, अरबी भाषा में हुए थे। तो उसके बाद एक और चीज़ देखो, शून्य और दशमलव पद्धति, ये इंपॉर्टेंट है। देखो जीरो, ठीक है, जीरो दिया भारत ने। फिर उसके बाद दशमलव, ये दोनों जो पद्धति है ये भारत की देन है। तो भारत की देन है, तो भारत ने इस पद्धतियों को दिया। तो भारत से ये अरब लोग कहाँ ले गए ये ज्ञान, अपने क्षेत्र में ले गए। कौन ले गया, अल ख्वारिज में। मतलब भारत से अरब तो गया ये ज्ञान, आगे चलकर इसको फेमस करा था 9th सेंचुरी में अल ख्वारिज में ने, 9th सेंचुरी में अल ख्वारिज में ने इसको फेमस करा था, और इसे अरब में लोकप्रिय बनाया। ठीक है, फिर अरब से ही कहाँ जाता है, ये यूरोप में जाता है। अरब से ही ये चीज़ कहाँ जाती है, यूरोप में जाती है। और यूरोप में ये किस नाम से फेमस हुई, अरब अंक पद्धति। मतलब ये तो भारत की, लेकिन फेमस अरब अंक पद्धति के नाम से हो गई। तो ये चीज़ जो इंपॉर्टेंट है, ये मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं। यहाँ से 1 मार्क मतलब 1 लाइनर फैक्ट्स भी बनते हैं, और मेंस में आप ऐसा कैसा आंसर भी लिख सकते हो। ठीक है, जो मेन पॉइंट जो आते हैं, देखो एक तो अभियान हो गए कि कौन कौन से प्रमुख अभियान थे। ठीक है, किसके, मोहम्मद बिन कासिम के। और दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई वो हमारे क्या हो गए, उसके प्रभाव क्या हो गए। ठीक है, अरब आक्रमण के प्रभाव क्या हो गए। ठीक है, तो प्रभाव में हमने देखा इस्लाम का आगमन हो गया, खजूर की खेती, ऊँट पालन, फिर दिरहम सिक्का, महफूजा और मंसूरा शहर, जजिया कर लगाया। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, कौन सी किताबें जिनका अरबी में ट्रांसलेशन हुआ। ठीक है, शून्य और दशमलव पद्धति पहुँची। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो ये जो मेरा लेक्चर था ओवरव्यू की बात यहाँ पर मैंने आपसे फिर करी। चीज़ें डिटेल में भी है, और कुछ चीज़ें जो मैंने एक्स्ट्रा नोट भी करवाई है इसमें। यहाँ आज जो हमने देखा उसको एक बार फिर से रिकॉल कर लेते कि क्या क्या हमने बात करी। ठीक है, हमने सबसे पहले बात करी इस्लाम के अर्थ से बात करी। तो इस्लाम के अर्थ की अगर हमने बात करी तो इस्लाम का अर्थ समझा, ये केशवार बात को मानते। फिर हमने उस समय का जब इस्लाम का उदय हो रहा था तो वहाँ का परिवेश क्या था, इस बारे में बात करी। फिर तीसरी जो हमने इंपॉर्टेंट चीज़ बात करी कि उस क्षेत्र की बात करी जहाँ से इस्लाम का उदय हुआ। पैगंबर मोहम्मद का जीवन परिचय देखा। फिर उनको जो ज्ञान प्राप्त हुआ, हिजरी संवत के बारे में बात करी, कुरान और हदीस में अंदर समझा। फिर इस्लाम के प्रमुख 5 पिलर देखे हमने कौन कौन से। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ खलीफा को समझा कि कौन ये होता है खलीफा, कहाँ से आया, और ये किस तरीके से राजनीतिक और धार्मिक प्रमुख व्यक्ति होता है। फिर उसके बाद हमने अरबों के आक्रमण देखा,
मैंने बताया कि कहीं भी चीज़ को जानकारी के स्रोत सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और जानकारी के स्रोत के बाद हमने देखा पृष्ठभूमि कि क्या कारण रहा, क्या तत्कालिक कारण थे उस समय कि अरबों का आक्रमण भारत पर हुआ। ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम हमने देखा। फिर उसके बाद मोहम्मद बिन कासिम के अभियान देखे। अच्छा, मोहम्मद बिन कासिम के अभियानों में क्या एक विशेषता ये रहती है कि दो मतलब दाहिर की दो पुत्रियाँ रहती है, इनको साथ में अरब ले जाता है, अरब ले जाता है और वहाँ खलीफा को देता है। ठीक है, खलीफा को देता है तो खलीफा के सामने वो जो दोनों पुत्रियाँ रहती है दाहिर की, वो कह देती है कि मोहम्मद बिन कासिम ने हमारे कुमार्य को भंग करा है। ठीक है, मतलब हमारे साथ अच्छा नहीं किया है। तो ये बात सुनकर खलीफा क्या हो जाता है, नाराज़ हो जाता है, और क्या कहता है कि 715 एडी के समथिंग मोहम्मद बिन कासिम को मृत्युदंड दे देता है। तो समझ रहे हो कि जिसने सिंध को जीत कर दिया उसी का बाद में मृत्युदंड भी मिलता है। ठीक है, तो ये भी एक घटना है। फिर कुछ अभियान देखे अपन ने, और फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज़ देखी वो अरब आक्रमण का प्रभाव। क्लियर है इतनी बात? तो आई होप आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आई होगी कि किस तरीके से घटनाक्रम रहता है। इस चीज़ को आप पूरी तरीके से लेक्चर वाइज जब मैं समझा रहा हूँ जब भी आप नोट कर सकते हो, या फिर क्लास में आप ये PDF टेलीग्राम चैनल से आप डाउनलोड कर सकते हो। ये PDF के रूप में आपको टेलीग्राम चैनल से, हमारे साई क्लासेस के टेलीग्राम चैनल से आपको ये प्राप्त कर सकते हो। तो मैंने जो आपको बताया, जहाँ हमने पहले लेक्चर में बात करी थी कि ओवरव्यू कि हमें पढ़ना क्या है, फिर आज मैंने आपसे बात करी इस्लाम के उदय की बात करी, फिर उसमें हमने दूसरा अरबों का आक्रमण देखा। छोटे टॉपिक्स थे, ज़्यादा डिटेल में हमको जिक्र नहीं करना था, इस्लाम की भी हमको ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, ना हमें ज़्यादा उसमें अरबों आक्रमण पे जाना है। जो चीज़ टॉपिक थे पढ़ाने की वो सफिशिएंट है इतना, इसके अलावा बाहर इससे कुछ नहीं जाता है। ये चीज़ें ज़्यादा ही है कंटेंट में। अब आप अगर इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा जो तीसरा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा तुर्कों का आक्रमण, कि मोहम्मद बिन कासिम के बाद मोहम्मद गजनवी। तो वो थोड़ा सा टॉपिक हमारा हो सकता है थोड़ा सा लंबा रहे, 1 लेक्चर या 2 लेक्चर में रहे, या फिर 1 घंटे का लेक्चर है। मेरा मेन उद्देश्य ये है कि कोई भी क्लास 30 मिनट से ज़्यादा की नहीं रहा है, क्योंकि 30 मिनट इज़ मोर इनफ टाइम होता है। आजकल रील का ज़माना है, 20 सेकंड 30 सेकंड की रील का। तो मेरे को ऐसा लगता है कि 30 सेकंड के रील में ही काम हो जाता है आजकल, तो फिर व्यक्ति 30 मिनट का लेक्चर क्यों देखे। तो मेरा ऐसा टारगेट है कि 30 मिनट से कम के लेक्चर में ही हम बात करें। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। हम अगले लेक्चर में मिलेंगे। जब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। ठीक है, आपका सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।